नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हमें यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है चलना है। ठीक है, जो जो सिलेबस है हमें वो वाला सिलेबस कवर करना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, उसमें वर्गीकरण पढ़ा रहा था कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब के बारे में आपको मैं बता रहा था। एक दो बातें कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा आज नया आया है, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आज की चीजें आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको यहां नहीं आना। इसमें दो वीडियोस हैं, है ना, दो प्लेलिस्ट हैं, यूपीएससी हिंदी और यूपीएससी इंग्लिश के नाम से। दोनों सेम की सेम प्लेलिस्ट है, मीन सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये वाली जो वीडियोस हैं हिंदी वाली, वो सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है ना। इसमें सारी मैंने प्रॉपर क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाई है, और इंग्लिश वाली प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर आप नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 वहां से आप देख सकते हैं। सेम चीजें मैंने वहां पे आपको कवर करवाई है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, चलिए अब अपना टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्या कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करके अपने आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी स्पीड 2 मिनट के लिए फास्ट रहेगी, क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपने। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप क्या है, इसका पहला पार्ट वो आप क्या है दोबारा ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए तो क्या है, देखो हमने कल क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा पे बहुत सारे संख्याएं होती हैं। जीरो से शुरुआत होकर राइट साइड में 1 2 3 4 5 बढ़ती हैं, और कहां तक जाती है इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाती है। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ये यहां पर माइनस के इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। मैं तो फिर बोल रहा हूं 2 मिनट के लिए मेरी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। उसके बाद अपने वापस अपना जो अपना फ्लो होता है उसी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि एक नंबर लाइन के ऊपर एक संख्या रेखा पे आपको कुछ एक संख्याएं दिखाई देती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, 0 इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो जो प्लस वाली होती है इन्हें पॉजिटिव नंबर्स या धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूरा अंक। 1 2 3 4 10 12 15 20 ऐसे। माइनस वाले भी, जीरो भी, इन सभी को जो आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, पूर्णांक में क्या बताया था मैंने, ये 1 से लेकर और अनंत तक पॉजिटिव होते हैं। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, ना यानी कि ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और इधर माइनस वाली क्या होती है, सारी की सारी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने बताई थी आपको। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि क्या कि जो नंबर हमें प्रकृति ने दिए 1 2 3 4, ये सारे के सारे प्राकृत संख्याएं होती हैं। इन प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जहां से हमें आज शुरू करना है, क्या कि जब भी दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे 1 और 2 पूर्णांक लिया, तो इनके बीच में क्या होता है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल होते हैं। तो उन डेसिमल को, या हिंदी में बात करूं तो दशमलव, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम की क्लास है तो प्रॉपर हमें हिंदी में ही चलना है। दशमलव होते हैं। कैसे, यहां से हमें आज पढ़ना है। ठीक है, हमें आज यहां से पढ़ना है। तो आज की क्लास क्या करते हैं, अपने शुरू करते हैं। ठीक है, अब अपने जो अपना फ्लो होता है जनरल, उसी में चलेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, एंड आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो क्या होता है ना, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं पूर्णांक होते हैं, जहां तक हमने कल पढ़ लिया। अब देखो एक क्या है, एक पूर्णांक है। दो क्या है, एक पूर्णांक है। अब जो दो पूर्णांक होते हैं ना, इन पूर्णांक के बीच में बहुत सारे दशमलव होते हैं। कैसे, 1.1 क्या है, एक दशमलव है। 1.2 क्या है, एक दशमलव है। 1.3 क्या है, एक दशमलव है। तो इस तरीके से बहुत सारे दशमलव होते हैं। ये पूरे नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि एक तो पूरा है, फिर पॉइंट में आगे 1 हो रहा है, तो 1.1 है ना। तो एक से तो बड़ा हो गया ना, ये 1.1 है, वह 1.1 है, 1.1 है, इसका मतलब ये एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है। तो एक और दो के बीच में क्या करेगा, ये स्थापित होगा। ठीक है,
तो क्या है, ये बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब 1.001 कहाँ आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.005 कहाँ आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.0000007 कहाँ आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। अब बताओ एक बात, मुझे इन जीरो का कोई अंत है क्या, मुझे लगाने में कितने भी लगा दूं। ये लो, मैंने एक नंबर लिखा 1.0000, ये बहुत सारे जीरो लगा के मैंने एक नंबर लिखा, ये लो। अब बताओ ये नंबर कहाँ पे आएगा, 1 से तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि 0.0005 लगा दिया, तो ये 1 से बड़ा हो गया और 2 से छोटा है। और इन जीरो का कोई अंत नहीं है, इन 5 का कोई अंत नहीं है। इस नंबर को आप कितना भी बढ़ा सकते हो, है ना, इस नंबर को आप कितना भी बढ़ा सकते हो। तो बच्चे क्या बात समझ में आई आपको, कि दो पूर्णांक जो होते हैं, उन दो पूर्णांक के बीच में क्या होता है, बहुत सारे मतलब अनंत क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, क्या समझ में आई, कि दो पूर्णांक के बीच में अनंत दशमलव संख्याएं होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्योंकि 1.1 भी वहीं आएगा, 1.01 भी वहीं आएगा, 1.001 भी वहीं आएगा, और ये वाली संख्या जो है 1.0000057 और ये भी वहीं आएगी, ठीक है। तो क्या समझे, आज आप ये समझे कि संख्या रेखा पर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के बीच के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे दशमलव होते हैं, और पूर्णांक और दशमलव को मिलाकर पूरे संख्या रेखा बनती है, और इन सभी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है ना। कल हमने पढ़ा था ना कि पूर्णांक 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, है ना, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ये सभी, और इनके बीच में जो दशमलव होते हैं, अगर उन सभी को शामिल कर लिया जाए तो ये एक नंबर लाइन बन जाती है, और इसके ऊपर जितने भी संख्याएं होती है सभी को, पॉइंट वाली भी और बिना पॉइंट वाली भी, है ना, दशमलव वाली भी और बिना दशमलव वाली भी, सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हमारे ये वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में अपनों ने कल अध्ययन कर लिया था। जितने भी पूर्णांक होते हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे वो भाज्य है, चाहे अभाज्य है, सम है, विषम है, ये सब अपनों ने कल पढ़ लिया था। आज हम ये जो बीच में दशमलव है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है ना। तो मैं आपको पहले सबसे पहले एक बात बताता हूं, देखिएगा, एक अभी अपने इस पे वापस आते हैं। ये देखिए, ये एक सवाल आया था यूपीएससी जीएस पेपर 2 2020 के अंदर एक सवाल आया था। ये दशमलव की संख्या थी और इसको फ्रैक्शन में बदलना था। 4 ऑप्शन थे, है ना, दशमलव की संख्या को फ्रैक्शन में बदलना था। ये एक सवाल 2020 में आया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना है। इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो अब आपको इतना विश्वास हो गया क्या, कि ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा, अपने शुरुआत करते हैं दशमलव से, और फिर अपने एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। ये सारे सवाल हैं, अभी जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा आज का, फिर अपने लास्ट में ये सारे सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दशमलव संख्याएं क्या होती है, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें दशमलव लगा हुआ हो उसे दशमलव संख्या कहा जाता है। इन संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब मैंने एक नंबर लिखा 1.5, अपने अगर देसी भाषा में कहूं तो 1.5 हो गया, है ना, 1.5 बजे मतलब 1.5, है ना, 1.5 किलो, 1.5 kg, 1.5 किलो, यही होता है ना, ठीक। इसके दो भाग होते हैं, क्या, 1.5 तो पॉइंट से पहले यानी कि 1 प्लस, और ये वाला हिस्सा अलग होता है 0.5, है ना। 1.5 किलो किससे बना, 1 किलो प्लस आधा किलो, उसी से बना ना 1.5 किलो। तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट से पहले एक पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक, है ना, पॉइंट से पहले क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और पॉइंट के बाद में ये पूर्णांक नहीं होता, ये एक दशमलव होता है। क्यों, क्योंकि ये एक भिन्न होती है, या मैं ये कहूं कि एक नंबर का एक टुकड़ा होता है ना, ये पूरी संख्या नहीं है। 1.5, तो 0.5 एक संख्या थोड़ी है पूरी, ये वो पूरा पूर्णांक नहीं है, वो पूर्णांक का आधा हिस्सा है ना। 0.5 क्या होता है, आधा, तो ये आधा हिस्सा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी मैं लिखता हूं 1.5, इसका मतलब है कि 1 अलग है और 0.5 अलग है। ये एक पूर्णांक है और ये एक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक का एक हिस्सा है ना, पूर्णांक का क्या है, एक हिस्सा है। जैसे 1.05, 1.001, है ना, 1.001, 1.7253 इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, 1 और 2 के मध्य स्थित होते हैं।
तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो पूर्णांक के मध्य कितने दशमलव होते हैं, अनंत दशमलव संख्याएं होती है, कितने भी लगा लो चाहे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं उनको दशमलव संख्याएं बोलते हैं। दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, पहले वाला हिस्सा एक पूर्णांक होता है, दूसरे वाला हिस्सा एक पूर्णांक नहीं होता, वो पूर्णांक का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो दशमलव कितने तरीके के होते हैं, इसमें भी प्रकार होते हैं। दशमलव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। देखो ये है, इससे पहले अपने एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, अपनों ने क्या किया, एक सेकंड बस, चलिए अपनों ने क्या किया कि एक भाग देके देखते हैं, मैं तुम्हें सारा खेल अभी समझ में आ जाएगा क्या है। अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि 7 में 8 का भाग दो, मतलब कोई भी दे लो, जो तुम्हारा मन करे उसमें दे लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 7 में 4 का भाग दे लेता हूं। ठीक है, 4 एकम 4, कितना बच गया 3। अब 3 में भाग जाता है क्या, आप कहोगे सर नहीं जाता। भाग नहीं जाता तो क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, दशमलव आ गया। तो जैसे ही वहां दशमलव आया यहां जीरो लग गया। 4 7 28, कितना आ गया 2, पॉइंट का फिर दशमलव, और 4 5 20, और यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया 0। रिमाइंडर कितना बच गया, यहां पर 0 बचा। बचा कि नहीं बचा। तो क्या समझे आप, ये समझे कि सर जब भी 4 में 7 का भाग दिया जाएगा तो 1.75 आएगा, और इसके बाद रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा 0, यानी कि भाग चला गया। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं गया, गया तो पॉइंट में, लेकिन भाग चला गया, एक जगह पर आकर वो स्थिर हो गया। तो देखो अब 7 और 5, 5 के बाद क्या हुआ, 5 के बाद आपका रिमाइंडर जो है, ये आपका शेषफल जो है वो शेषफल 0 हो गया। और अगर शेषफल 0 हो गया मतलब अब आगे भाग नहीं जाएगा, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, मतलब ये शांत हो गया। 1.75 1.75 5 पर आकर ये शांत हो गया, 5 पर आकर शांत हो गया। तो ऐसे दशमलव को क्या कहा जाता है बच्चे, ऐसे को कहा जाता है शांत दशमलव। आई बात समझ में। अब आप कहोगे सर सारे शांत होते हैं, है ना, लेकिन एक एग्जांपल दूं। देखो मैंने दिया 20 में 3 का भाग दिया मैंने। ठीक है, किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया। चलिए, तो 3 6 का 18, क्या हुआ 2 बच गया, बचा कि नहीं बचा, 2 बच गया ना। ठीक है, अब आगे भाग जाएगा क्या 3 का, आप कहोगे सर नहीं जाएगा। तो बच्चे यहां पॉइंट लगाओ और यहां पर 0 ले लो, है ना। अब बताओ 3 6 का 18, कितना बच गया 2, पॉइंट का 0, फिर 3 6 का 18, कितना बचा 2, फिर पॉइंट का 0 ले लो, फिर 3 6 का 18, फिर कितना बचा 2। अब बताओ क्या अंत है इसका, ये 0 लगता जाएगा, 3 6 का 18 होता जाएगा, है ना, 3 6 का 18 होता जाएगा, 3 6 का 18, फिर कितना बच गया 2। क्या होगा, ये आगे से आगे बताओ इसका कोई अंत है। आप 0 लगाते जाओ, 3 6 का 18 करते जाओ, और ये चलता जाएगा, भले आप 50 पेज भर लीजिएगा, है ना, आप क्या कर लीजिएगा, चाहे 50 पेज भर लीजिएगा, इसका कोई अंत नहीं होने वाला। तो बताओ कि ये दशमलव शांत हो रहा है क्या, नहीं, वो 6 6 6 6 6 6 आता ही चला जा रहा है ना, 6 6 6 आता ही चला जा रहा है। अब क्या करूं, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो ऐसे दशमलव को क्या कहा जाता है बच्चे, ऐसे दशमलव को कहा जाता है अशांत दशमलव, क्योंकि ये शांत ही नहीं हो रहा। ये 5 आया, फिर रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, भागफल सॉरी शेषफल 0 हो गया, बात खत्म। शेषफल 0 हो गया, आगे भाग जाएगा नहीं, खत्म हो गई कहानी वहां पे, यहां पर ही चलता ही चला जा रहा है। ऐसे दशमलव को क्या कहा जाता है, ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो शांत दशमलव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, इतनी बात समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या है ना, अब आपको मैं आगे बताता हूं। तो ये शांत हो गया और ये अशांत हो गया, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। अब देखना, अब इसको लिखने का तरीका कैसे है। अब या तो ये तो चलो ठीक है, 1.75 लिख दिया आपने, 1.75 लिख दिया, ठीक है, बात खत्म। अब इसको आप ये 6.666 कितनी बार लिखोगे,
कोई 2 बार लिखेगा, कोई 3 बार। अब 6.6 डैश 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 ये भी सही है, 6.66 डैश 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 ये भी सही है, 6.666 डैश 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 ये भी सही है, सारे सही हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पे, इस डैश का मतलब ये होता है कि ये कभी अंत नहीं होने वाला। 6.666 डैश 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 का मतलब ये कभी अंत नहीं होने वाला। तो आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है बच्चे, क्या कि ये 4 संख्याएं नहीं है, सॉरी ये 4 डिजिट नहीं है, ये 4 अंक नहीं है, ये आगे डैश लगा मतलब ये अब चलता चला जाएगा, ये असंख्य है, अनंत है ये। तो डैश का मतलब समझ गए। लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है ना, तरीका ये भी ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, पर एक होता है ना, एक चीज का प्रॉपर तरीका होता है कि हाँ यार इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, 6.6 पे बार लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बार कहा जाता है, हिंदी में ही बार ही होती है, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। बार लग गई, बार का मतलब पता है क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि 6.6 मतलब ये अब ऐसे 6 अनंत तक चलता चला जाएगा। बात आई समझ में, ये 6 क्या है, अनंत तक चलता चला जाएगा। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2.32 और 3 2 पे डैश लगा दूं, 3 और 2 दोनों पे डैश लगा दूं मैं, मतलब बार लगा दूं, इसका मतलब क्या है, ये अनंत तक कैसे 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ये चलता चला जाएगा, कोई अंत नहीं होगा इसका। ठीक है, तो बार लगाने का मतलब ये होता है अशांत दशमलव है, क्या है, अशांत दशमलव, कहां तक जाएंगे, अनंत तक। और कौन जाएगा अनंत तक, जिस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 2.32323232 कहां तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। क्लियर होगी इतनी बात, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब आगे क्या होता है देखो, यह बात आपको समझ में आ गई कि दशमलव क्या होते हैं, जिनमें दशमलव लगा होता है वो दशमलव संख्याएं होती है, दो पूर्णांक के बीच में अनंत क्या होते हैं, दशमलव होते हैं। दशमलव अब दो तरीके का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये आवर्ती और अनावर्ती भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहले एक बार अपने शांत और अशांत को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो शांत दशमलव क्या हो गया, क्या हुआ शांत दशमलव, मैंने आपको बता दिया ना अभी यहाँ पे, क्या कि अगर 7 में 8 का भाग दे दिया जाए, है ना, क्या कहते हैं, चलो पहले अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर दशमलव के बाद परिमित अंक होते हैं। परिमित का मतलब होता है इसका अंत हो कोई फिक्स, कि 3 होंगे 4 होंगे 5 होंगे, लेकिन वहां जाके वो रुक जाएगा। इसके बाद शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, इसके बाद शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें भागफल क्या मिलेगा, 0.875। 5 के बाद खत्म, 5 के बाद शेषफल 0 हो गया, आगे जाएगा ही नहीं वो। मैं बता देता हूं, देखो देख लो चाहे, 8 कितना पॉइंट लगाया, 0, क्योंकि 7 में भाग जाता नहीं था, पॉइंट लगा दिया। चलिए 8 8 64 6, फिर पॉइंट का 0, 8 7 56, शेषफल कितना आया 4, फिर पॉइंट का 0, 8 5 40, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया मतलब ये शांत हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये 5 के बाद खत्म, आगे भाग नहीं जाएगा इसका। तो बच्चे 7/8 की वैल्यू क्या हो गई, 0.875, और ये क्या है, ये एक शांत दशमलव है। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट के बाद क्या है, परिमित अंक है, बस खत्म हो गया यहाँ पे। चलिए, लेकिन क्या होता है कि अशांत दशमलव, अब अशांत दशमलव मैंने आपको बताया क्या, अभी मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट के बाद शांति नहीं हो रही, वो चलते चले जा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके अशांत दशमलव होते हैं। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ लाइन है मैं बता देता हूं आपको थोड़ी देर में, आपको धीरे धीरे सब क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब क्या है, अब अशांत दशमलव आपको समझ में आ गया, शांत भी आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या पढ़ना है अपने को। अब देखो अशांत में भी दो तरीके के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। अब सर ये क्या है, मैं बताता हूं क्या है, एक पेज डाल लें नया साफ सुथरा सा, चलिए यहां देखते हैं। ठीक है, तो शांत और अशांत समझ में आ गई। अब अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं, कैसे, मैं बताता हूं। देखो मैंने एक नंबर लिखा, क्या लिखा मैंने एक नंबर लिखा, या मैंने भाग दिया, किसमें भाग दिया मैंने भाग दे दिया 40 में 7 का भाग दे दिया। ठीक है, तो 7 5 35, कितना आया 5। अब 5 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो पॉइंट लगाओ यहाँ पे, क्या लगा दो, क्या दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ क्या लग जाएगा 0। 7 7
49, कितना आ गया 1 दशमलव का 0, 7 एकम 7 3, ठीक है। फिर दशमलव का 0, 7 चौका 28, कितना बच गया 2, दशमलव का 0, 7 दूना 14, कितना आ गया फिर 60, 60 के बाद फिर 7 8, 7 8 कितना 56, कितना आ गया ये 4, 4 के बाद 0 लगाओ। अब देखो तुम्हें कमाल दिखाता हूं मैं, क्या कमाल की बात यह है कि ये 40 था और ये शुरू में भी क्या था 40, शुरू में भी क्या था 40 था। अब वही वापस जाएगा, 7 5 35, फिर 5 आएगा, फिर आगे 7 7 49, फिर आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे वो चलता चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ये चलता ही चला जाएगा आगे से आगे। कोई अंत है बताओ इसका, कोई अंत है इसका। 7 5 35, फिर मैं यहाँ भाग दूंगा 7 5 35, चलो देके देखते हैं। ये 40 मैं यहाँ ऊपर ऊपर लिख दूं एक बार, ठीक है। 7 5 35, कितना आ गया 5, दशमलव का 0, फिर क्या 7 7 49, कितना आ गया 1 दशमलव का 0, फिर कितना आ गया 7 एकम 7, कितना 3 दशमलव का 0, फिर 7 चौका 28, कितना आ गया, फिर 7 दूना 14 6 0, फिर 7 8 56, फिर वही 40 60 में 56 गए तो 4 0, फिर वही साइकिल चलती रहनी है। तो ये देखो, अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पर, क्या आप गौर से देखें, 7 1 4 2 8 5, फिर वही 7 1 4 2 8 5 आगे, फिर वही ये सेम चीजें क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी बच्चे। तो हम क्या लिख देंगे 40/7 को क्या 5.714285 पे बार, बार किस पे लगेगी 7 1 4 2 8 5। रिपीट कौन हो रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप है ना। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि कोई जरूरी नहीं है एक डिजिट रिपीट हो या एक ही अंक रिपीट हो, एक पूरा समूह, पूरा का पूरा समूह क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, इसका क्या अंत है, कोई अंत नहीं है। तो ये अशांत दशमलव हो गया और इसमें क्या रिपीट हो रहा है 7 1 4 2 8 5। तो बच्चे मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये रिपीट हो रहा है। और अगर कोई चीज रिपीट होती है ना, जिसको बोलते हैं आवृत्ति होना, क्या बोलते हैं आवृत्ति होना। तो ये कैसा दशमलव है, ये अशांत तो है ही है, पर अशांत में भी कैसा दशमलव है, अशांत में भी आवर्ती दशमलव है। कैसा दशमलव है, अशांत तो है लेकिन अशांत में आवर्ती दशमलव है, आवृत्ति हो रही है इसमें, ठीक है। अशांत आवृत्ति या आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत है उसमें आवृत्ति हो रही है, ऐसा दशमलव है ये। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसी कोई नंबर है जहां पर ये रिपीट ना हो, ऐसा मैं बताता हूं नंबर कौन होता है, ठीक है। देखिएगा, तो अशांत समझ में आ गई, अशांत में आपको आवर्ती समझ में आ गई। आवर्ती के अंदर भी आपको ये बात समझ में आ गई क्या, कि इस तरीके से आप जो भी डिजिट रिपीट, या तो एक डिजिट रिपीट होगा या 2 डिजिट या एक डिजिट का ग्रुप पूरा का पूरा रिपीट होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिजिट रिपीट होता है, आपको क्या है घबराना नहीं है, आप ये इस तरीके से जो भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस सब पे बार लगा दो। अब यहां पर क्या है 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 पे बार, पूरे पे बार। इट मींस कि अगर 1 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0.142857, फिर वापस 1422857, फिर वापस 1422857, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर आप 1 में 3 का भाग दोगे, क्या 1 में 3 का भाग दोगे तो क्या 0.333333, ये चलते चले जाएंगे। तो ये अशांत है लेकिन इसमें आवर्ती, यहाँ 3 की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर 1422857 की आवृत्ति हो रही है। तो ये आवर्ती अशांत दशमलव होते हैं। पॉइंट के बाद एक क्या होता है, चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाती है, उसको आवर्ती अशांत दशमलव बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अनावर्ती अशांत दशमलव। इसका मतलब क्या है बच्चे, देखना रेड ले लेता हूं, शायद रेड की विजिबिलिटी ज्यादा आती है जहां तक मेरा आइडिया है ना, ग्रीन की इतनी विजिबिलिटी नहीं आती, तो आपको शायद देखने में दिक्कत हो। अनावर्ती अशांत दशमलव क्या होता है, देखो
मैंने लिखा 1.7372345 और बस छोड़ दिया मैंने ऐसे लिख के। अब बताओ कोई चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे? आप खुद बताओ कोई चीज रिपीट हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही बताओ? कुछ रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होने का मतलब बच्चे ये नहीं है कि आप कहो कि सर ये 7 था और यहाँ पर क्या आ गया, फिर 7 आ गया तो ये रिपीट हो गया। नहीं, ऐसे नहीं। रिपीट होने का मतलब है ना, आवृत्ति होने का मतलब ये नहीं होता कि 7 दोबारा आ गया। ऐसे तो यार अंक तो कितने हैं सारे, कितने अंक है टोटल? 10 ही है, 0 से लेकर 9 तक, कोई ना कोई तो वापस आएगा ही। आवृत्ति होने का मतलब एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे बाकी जो इससे पहले वाले थे उनमें पैटर्न था एक, कौन से वाले में? देखो देखो इनमें पैटर्न था एक, है ना, क्या था? एक पैटर्न था, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 ऐसे, या इसमें 3 3 3 3 3 3 ऐसे। लेकिन जब आप यहां देखते हैं ना तो यहां पर कोई पैटर्न नहीं दिखता आपको, है ना। अगर मैं कुछ भी लिख दूं यहां पर कोई भी पैटर्न नहीं दिखता आपको। 2 6 5 7 9 5, मतलब जब जहां जी किया वो संख्या लगा दी वहां पे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये ऐसा कैसे होता है, मतलब पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं हो रहा। तो अगर कोई संख्या का किसी में भाग दें P/Q, मतलब जैसे अभी तक भाग दे रहे थे ना, 1 में 7 का भाग दें, या कोई भी भाग दे लें, कुछ भी भाग दे लीजिए, जैसे 5 में 3 का भाग दें, है ना। तो जब भी कोई भाग देते हैं, कोई भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं, P में किसी भी Q का भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखना या तो दशमलव शांत हो जाएगा, या तो दशमलव शांत हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया था इससे पहले वाले में 7/8 किया था, है ना, है ना, 7/8 किया था ना, किया था कि नहीं किया था, है ना। क्या था? ये आया था, वो 5 के बाद शांत हो गया था रिमाइंडर। या क्या होगा? रिपीट होगा, मतलब शांत नहीं होगा। पर शांत नहीं होगा ना तो रिपीट जरूर होगा। जब भी आप भाग देते हो, P में Q का भाग देते हो, चाहे किसी भी नंबर में किसी का भाग दे लो, हमेशा रिपीट होगा। चाहे वो 4 अंक वापस रिपीट हो, चाहे 5 अंक रिपीट हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पर, लेट मी क्लैरिफाई। देखो क्या होता है ना कि कोई ना कोई अंक, देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर 3 रिपीट हो रहा था, यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रही थी ना, एक अंक रिपीट हो रहा था, यहां पर 6 अंक रिपीट हो रहे हैं। चाहे 7 अंक हो चाहे 10 अंक हो, लेकिन एक पैटर्न जरूर बनेगा। 10 अंक बार बार रिपीट होंगे, 5 अंक बार बार रिपीट होंगे, 4 अंक बार बार रिपीट होंगे, जरूर होंगे, है ना, जरूर होंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, फिर ये वाला जो है दशमलव, कौन सा? अनावर्ती वाला, ये कैसे बनेगा? फिर ये कहां से आएगा? ये मैं बताता हूं कहां से आएगा। ये कहां से आता है? जब भी आप रूट निकालते हो ना किसी नंबर का, रूट 2 का रूट निकालना, 3 का रूट निकालना, है ना, तो इनकी जो वैल्यू आएगी ना, वो देखना कभी भी 1.414 और आगे ये कोई बिना किसी पैटर्न के ये नंबर बस चलते रहेंगे, ये अंक चलते रहेंगे, है ना, ये अंक बस चलते ही रहेंगे। अब आप अभी अगर आप बैठे हैं तो आप 2 का रूट निकाल के देखिए क्या आएगा, 1.414, और फिर उसके बाद में डिजिट आते रहेंगे, अंक आते रहेंगे बहुत सारे, इस तरीके से 6 5 7 3 2 9 ऐसे ऐसे करके, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज समझ में कहां से आते हैं ये, है ना। मैंने क्या बताया, जब भी आप भाग दोगे तो कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव नहीं मिलेगा आपको, या तो वो शांत हो जाएगा, और अगर शांत नहीं हुआ तो जरूर पैटर्न फॉलो करेगा, है ना, या जरूर क्या करेगा? पैटर्न फॉलो करेगा। पैटर्न फॉलो कहां नहीं होता? जब 2 का रूट निकालते हैं, जब 3 का रूट निकालते हैं। अब आप कहोगे सर 4 का रूट निकालें तो बच्चे 4 का रूट क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इनकी बात नहीं कर रहा मैं, 2 3 5 7, मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर आप उनका वर्गमूल निकालते हो, अगर आप क्या निकालते हो? उनका वर्गमूल निकालते हो, तब क्या होता है? अगर जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर आप उनका वर्गमूल निकालते हो, तब ये चीज आती है कि दशमलव के बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता। कितने डिजिट तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, वो शांत होएगा नहीं। कौन सी डिजिट क्या रिपीट होगा किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो क्या, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, किसी अपूर्ण, है ना, या आप नहीं बोले कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे 2 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब 2 का वर्ग नहीं निकल सकता, पूरा पूरा पॉइंटों में जाएगा, है ना। 4 का, अब 9 बताओ, 9 क्या है?
9 क्या है? 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है ये? 3 का। तो 9 का रूट अगर निकालोगे आप कितना आएगा? 3 आएगा। तो इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो पूर्ण वर्ग है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनका रूट अगर आप निकालोगे, उनका अगर आप क्या निकालोगे? वर्गमूल निकालोगे, तब क्या होगा? आपको अनावर्ती अशांत दशमलव मिलेगा। या अपने पेन उठाओ, पेन से कुछ भी लिख दो और ऐसे आगे डॉट 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 लगा दो, अल वो भी अनावर्ती अशांत दशमलव है। ठीक है, तो अनावर्ती अशांत कहां से आता है पता लग गया। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि अनावर्ती अशांत आता कहां से है। ये देखना, ये रूट निकाल के देखो, यहाँ से आता है 1.732, फिर आगे बहुत सारे डिजिट आएंगे, उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। आपको ये पता ही नहीं लगेगा कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कुछ भी आड़े टेढ़े, कहीं 7 आ जाएगा, कहीं 2 आ जाएगा, कहीं 5 आ जाएगा, कहीं 4 आ जाएगा, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आप अनावर्ती अशांत दशमलव। क्लियर होगी? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जरूर समझना ये वाली। ठीक है, चलिए अब देखो, अब मैं आपको बात बताता हूं। अब आते हैं अपने सवाल पे। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? मैंने आपको बताया ना कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। क्या आया था मैं आपको बताता हूं। देखो, तो क्वेश्चन कहां गए हमारे? ये रहे क्वेश्चन। ये सवाल हमारे पेपर में आया था कि आवर्त दशमलव निरूपण 1.272727। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा है ना क्या? 272727 किसके समान है? ठीक है, 272727 किसके समान है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए ना? अब इस सवाल का ये कैसे बनाएंगे? अब पहले तो मेरे को ये बताओ, 1.27272727 ऐसा चले, इसका मतलब, आगे डैश है ना, इसका मतलब क्या है कि ये आवर्ती है कि अनावर्ती अशांत दशमलव? पहले तो ये बताओ। डॉट आ गए, इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। पहली चीज क्या है? ये अशांत दशमलव है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की? इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अशांत तो है। अशांत में क्या है? आवर्ती है, क्योंकि 272727 रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती अशांत दशमलव मतलब इसका पी बाई क्यू बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है। मैंने क्या बताया था? अगर आप p में q का भाग करोगे, किसी भी संख्या में दूसरी संख्या का भाग करोगे, या तो वो शांत हो जाएगा, और अगर वो शांत नहीं भी हुआ ना, तो एट लीस्ट एक पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब उसकी आवृत्ति होगी। उसकी आवृत्ति होगी। यार आवृत्ति देख लेना, शायद ऐसे लिखते हैं या ऐसे, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आवृत्ति उसकी होगी, मतलब ये फ्रैक्शन बनाई जा सकती है इसकी, क्योंकि ये आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब ये कहां से आया होगा? ये किसी ना किसी में, किसी p में q का भाग देने से आया होगा, है ना? p में q का भाग देने से आया होगा। क्लियर है ना इतनी बात? अब देखिए आगे क्या है। अब इसमें, अब देखो, अब बात है हमें क्या सीखना है। अब हमें ये सीखना है क्या, कि ये बदलते कैसे हैं, है ना? हमें क्या सीखना है? अरे एक सेकेंड, हमें ये सीखना है कि ये बदलते कैसे हैं। सर आपने बता तो दिया कि ये आवृत्ति है या अनावृत्ति है, शांत है, लेकिन दूसरी चीज हमें यहाँ ये सीखनी है कि अब इनको बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं एक आसान सवाल से, और फिर अपने इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक आसान सवाल है। पॉइंट था वो भी आसान ही, अभी आपको देखना कितना आसान है। 0.4444 और ये इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज तो आप इसको लिखो कैसे? इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि नहीं? जो भी डिजिट, जो भी अंक आवृत्ति होती है, या जिस अंक की आवृत्ति होती है, उसका मतलब उसके ऊपर क्या होती है? बार होती है। ये इसको लिखने का सही तरीका है, पहली चीज। चलिए, अब इसके स्टेप होते हैं। देखो क्या होते हैं इसके, एक दो स्टेप होते हैं। क्या है देखो, हालांकि इसका बेसिक भी है, बट बेसिक आपके एग्जाम में नहीं है। हमें काम करना है और यहां से निकलना है, बस, है ना? हमें अपना काम करना और यहां से निकलना है। इसका बेसिक होता है, ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा इसके स्टेप क्या है। चलिए, तो बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर बार, जिन पर बार है वो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आप क्या कहोगे कि सर जिन पर बार है ना, वो डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब 4 के ऊपर बार है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना आपने, यहां लिखो 4, मतलब जो भी ये नंबर आपको दे रखा है वो नंबर लिखो, पॉइंट भी हटा दो, बार सब कुछ हटा दो। क्या करो? पहली चीज, पॉइंट हटा दो,
पॉइंट बार है ना, हिंदी में लिख देता हूं मैं, दशमलव है चाहे बार है, इन सबको आप क्या कर दो, हटा दो, यहाँ खत्म। अब करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि जितनों पर बार है ना, क्या जितनों पर बार है, क्या है, जितनों पर बार है बटे में उतने 9 लिखने हैं। आपको बताऊंगा अभी क्यों लिखने हैं, ठीक है, आपको मैं अभी बता दूंगा क्यों लिखना है। जितनों पर बार है उतने बटे में क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4/9। इतनी सी काम था, बस इतना सा काम और कुछ भी नहीं, 4/9 खत्म। ये आपका आंसर आ गया। जिन पर बार लगा हुआ बटे में उतने 9 लगा दो, बात खत्म, काम ही खत्म हो गया हमारा। अब ये तुम्हारे पेपर में सवाल आया था, देखो इतना घटिया सवाल, मतलब सोचो तुम, ये तुम्हारे पेपर का सवाल है, 1.27 पर बार, क्योंकि 2/7 रिपीट हो रहा है तो 2/7 पे बार लग गई, है ना। और ये कोई ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, 2020 का ही सवाल है, ये नहीं कि 2002 या 2003 का सवाल है, अभी अभी का सवाल है, ठीक है ना। 2/7 के ऊपर बार है, ठीक है। अब देखो बार कैसे हटाओगे, तो सबसे पहले इसको आप ऐसे मत लिखो, आप इसको पॉइंट को हमेशा अलग कर लो, पॉइंट को ना हमेशा अलग रखो, पॉइंट को अभी भी इन संख्याओं के साथ इंक्लूड करो मत, हमेशा अलग रखो उसको, बात खत्म। अब बताओ, अब मैंने क्या बताया, पॉइंट बार सब हटा दो, सब दूर कर दो, ठीक है, क्या करो, सबको दूर कर दो, क्लियर है। तो किस पे बार थी, 2/7, 2 डिजिट के ऊपर बार थी, 2 अंकों के ऊपर बार थी, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो बटे में 2 बार क्या लग जाएगा, 9। मेरी आदत है हमेशा बेसिक समझाने की, मैं बताऊंगा, बट आपके लिए एक बार जो काम की चीज है वो बता रहा हूं मैं, छोटा फिर इसका बेसिक क्या है, हमेशा हमेशा मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, छोटा फिर उसका बेसिक क्या है। बेसिक जरूर करवाऊंगा मैं, आपके काम का नहीं होगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ये है ना कि हाँ जी मुझे इतना देखना है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं बेसिक करवाऊंगा कि ये बटे में 2 बार 9 लगा क्यों, बटे में 1 बार 9 लगा क्यों, ठीक है ना, मेरा काम करवाना है और मैं करवाऊंगा, क्लियर है। चलिए बेसिक जरूर करवाऊंगा मैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बार कितने डिजिट पर था, बार कितने अंकों पर था, बार 2 अंकों पर था, खत्म हो गया। बार को आपने हटा दिया, क्या कर दिया आपने, आपने बार को हटा दिया, बार को हटा दिया, बार को हटाने के बाद में जितने अंकों पर बार था उतने बटे में 2 लगा दिए, 9 लगा दिए, 9, ठीक है। चलिए कट रहा है क्या ये, बताओ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर, 9 तिया 27 और 9 11 99, कट गया ना, 9 के पाड़े पे कट गया, 9 तिया 27 और 11 निमा 99, 9 के पाड़े पे काट दिया। तो ये आ गया बच्चे, एक पढ़ा है, एक को पढ़ा रहने दो, एक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 1 + 3/11 हो जाएगा ना, बस इसको सोल्व कर लो, क्या जोड़ना ही तो है, एलसीएम कितना आ गया, 11, 1 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 11 एकम 11, और ये कितना आ गया 3, ये आ गया आपका 14/11। ये आपका आंसर था। बताओ इस सवाल में क्या था, इतना घटिया सवाल है, और ऐसे सवाल हैं सारे, सारे सवाल ही ऐसे हैं, बट उसके पीछे का आपको सिस्टमेटिक तरीके की स्टडी करनी पड़ेगी, सारे सवाल आपको ऐसे ही हो जाएंगे, देखना छोटे 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 सवाल हैं, ठीक है। तो कितना आ गया उत्तर अपना, 14/11। क्लियर हो गई बात, जिन पे भी बार है बार हटा दो, और बटे में जितने डिजिट पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने बटे में 9 लगा दो, खत्म। क्लियर है इतनी बात, ओके ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, सर इसका बेसिक क्या है, बेसिक बताऊं क्या है, देखो तुम ना भी कहोगे तो भी बताऊंगा, देखना कि 0.4444 और इस तरीके से कहां तक है, ये अनंत तक है, 0.4444 अनंत तक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मैं क्या इसको x मान लूं, मान सकता हूं ना, इसको x मान सकता हूं ना, जिसको नहीं देखना बेसिक वो इसको स्किप कर दो, 3 से 4 मिनट स्किप कर दीजिए, ठीक है। जहां से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा वहां पे मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में मैं गोल गोल कर दूंगा, मैं बताऊंगा कि ये मेरा बेसिक खत्म हो गया, अब यहाँ से मैं दोबारा आपको नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको आगे कर सकते हैं। तो 0.44444 इसको x मान लो, तो एक तरीके से हमें 0.4444 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब मुझे एक बात बताओ कि x बराबर क्या आ गया,
0.444 और कहां तक है ये पता नहीं, अनंत तक है। अब क्या मैं दोनों तरफ 10 का गुणा करवा सकता हूं क्या? क्योंकि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मेरी मर्जी, मैंने 10 का गुणा करवा दिया, मेरी मर्जी है ना, मैं 10 का गुणा करवा दूंगा। मैथ है ये गणित है। जो भी काम करो दोनों तरफ, बराबर के लेफ्ट साइड में भी, मतलब बाईं तरफ भी और बराबर के दाईं तरफ भी, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपने 10 का गुणा। 10 का ही क्यों बच्चे? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। दोनों तरफ क्या कर दिया हमने? 10 का गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, ओके। अब अगर 10 का गुणा कर दिया तो मुझे एक बात बताओ कि 10 का गुणा करने के बाद क्या होगा? इधर भी 10x हो जाएगा और उधर 0.1 आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा डैश 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 डैश, क्योंकि ये तो अनंत है, इसका तो कोई अंत नहीं है। 10 का गुणा करवाने पे क्या होगा? ये एक डिजिट पॉइंट के इधर आ जाएगी, है ना, क्योंकि 10 में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होता है। ठीक है, चलो अब 10x बराबर क्या हो गया? 4.44। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.4444 डैश डैश डैश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, मेरी मर्जी, कुछ भी लिख दूं मैं। चलो अब बताओ कि ये चीज और ये चीज सेम नहीं है क्या? ये वाली चीज 4 4 4 4 डैश और 4 4 4 4 डैश, ये चीज सेम नहीं है क्या? है ना सेम, बिल्कुल सेम है ना। तो क्या ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10x प्लस, एक सेकेंड, है ना, हाँ ठीक है, 10x बराबर 4 प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 0.444 डैश 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 0.444 अनंत तक की वैल्यू क्या मानी थी मैंने? एक्स मानी थी, तो ये एक्स लिख दी। अब ये एक्स इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 10x माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 10 में से एक गया, 9x बराबर 4, और क्या आ गया? x बराबर 4 बटा में। आया कि नहीं आया? ये तो मैंने कहा था, ये तो मैंने कहा था क्या, कि 4 के बटा में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं बटे में उतने क्या लगा दो? 9 लगा दो, खत्म, 4 बटा 9। यही यहाँ पे आया, यही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, सही है ना, सही, ठीक है ना। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, नीचे आपको पहले लिंक जो होता है ना, जो इसका लिंक है मेरी ड्राइव का, वो आपको नीचे मिल जाएगा पहले कमेंट में। ठीक है, तो बात आई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि x बराबर 4 बटा 9 आ गया। क्लियर होगी बात? चलो ठीक है, अब देखो आगे क्या है। अब मैं ये वाला सवाल भी करवा देता हूं बेसिक से, है ना। 1.272727, तो क्या लिख सकते हैं? 1.272727। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। एक को छोड़ दो, एक को तो खत्म कर दो, इसको पॉइंट अपने बात करेंगे 0.27 की, है ना, बाकी सारा छोड़ दो, अपने इसकी बात करेंगे। तो सेम चीज है कि 0.27 को क्या मान लो? 0.272727 कहां तक? अनंत तक, इसको x मान लो। अब दो डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 का गुणा करवाओ दोनों तरफ, तो इधर भी 100x आ गया और उधर क्या आ गया? 27.272727 आया कि नहीं? क्योंकि आप 100 का गुणा करवा रहे हो तो पॉइंट कितना आगे कितना आगे खिसक गया? 2 डिजिट आगे, 2 अंक आगे चला गया। ठीक है, तो क्या आ गया? ये आ गया 100x, इधर कितना आ गया? 27 प्लस 0.272727 लिख सकता हूं ना मैं। क्या यही x नहीं है क्या? क्या यही x नहीं है क्या? क्या यही x नहीं है क्या? है। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चे? 100x बराबर 27 प्लस x लिख सकता हूं, क्योंकि 0.272727 की वैल्यू ही मैंने x मानी थी। x को इधर ले आओ, कितना आएगा? ये 99x बराबर कितना आ गया? 27। x बराबर कितना आ गया? 27 बटा में 99, और 9 के पहाड़े पे काटोगे तो 9 तिया 27 और 11 निमा 99। बताओ क्या सेम चीज आई कि नहीं आई? सेम चीज आई कि नहीं आई? आ गई ना सेम चीज? सेम चीज आ गई। क्या आ गई? सेम चीज आ गई। यहाँ पे कर लोगे ना आप? समझ में आ गई ना बात? क्या करना है, ये सेम चीज यहाँ पर आ गई आपको। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बटे में देखो कितने 9, 2 बार 9 लगा दिए, बटे में कितने 9 लगा दिए? बटे में 2 बार 9 लगा दिए। क्लियर है ना इतनी बात?
तो 2 बार 9 क्यों? क्योंकि कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? 2 7 2 7 2 7, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे। तो यही तो मैंने कहा था कि 27 के बटे में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 लगा दो। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 लगा दिया मैंने, घूम फिर के वहीं आ गई बात। तो अपना क्या आंसर आया था? जो भी आया था देख लेना, 14/11 है ना, ये अपना आंसर आया था। क्लियर है इतनी बात? चलो बेसिक समझ में आ गया ना। चलो अब देखो यहां से मैं आपको दोबारा एक क्या है अब आगे है ना, यहां से मैं तुम्हें अब आगे लेके चलता हूं, ठीक है? चलो ठीक है जी। तो अब अपने सारे सवाल कर लेंगे धीरे धीरे, ये भी हो जाएगा सवाल, ठीक है? अभी ये सवाल मैं आपको करना सिखाता हूं कैसे करते हैं इन सवालों को, ठीक है? देखो ये सवाल, अब बताओ ये सवाल तुम कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करोगे बच्चे बताओ? इससे पहले वाला सवाल मैं आपको भी करना सिखाता हूं। क्यों? इससे पहले वाले सवाल में पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप देखो कि 1 पर बार है लेकिन 3 पे नहीं है, 6 पर बार है, या 2 पर बार है लेकिन 0 पे नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सब पे बार होना चाहिए, है ना? वो वाले सवाल करने हैं। ये सवाल अभी अपने करेंगे, ठीक है? तो अभी अपने सिर्फ एक बार आगे चलते हैं। इस सवाल में क्या है? इनमें सब पे बार है, तो सब पे बार है तो ये वाले सवाल तो हमने सीख लिए तो बस फिर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार, दोनों पर बार। तो बताओ मैंने क्या कहा? पॉइंट को हटा दो, बार को हटा दो, बचा क्या? 63 अपॉन में कितनी बार 9 लिखूं? 2 बार। क्यों सर? 2 डिजिट बार में थी, है ना? क्या है? 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतने ही 9 लग जाते हैं। यहां पर 37 अपॉन में 99, क्यों? क्योंकि 3 और 7 2 डिजिट रिपीट हो रही है, जितनी डिजिट रिपीट होती है बटे में उतने ही 9 लग जाते हैं। प्लस का निशान तो था ही था। हो सकता है इस बार ये सवाल आ जाए, है ना? क्योंकि एक आसान सवाल आ चुका है, इस बार ऐसा सवाल दे दे। समझ रहे हो ना इस चीज को? बस खत्म, ये सवाल खत्म हो गया। अब देखो, अब ना क्या करना है यहाँ पे, देखो आप, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है। आधार सेम है तो एलसीएम कितना आ गया? 99, और सीधा क्या करो, ऊपर 63 प्लस 37 आ गया। आधार बेस सेम है ना, 99 99, तो एलसीएम कितना आ गया? 99 आ गया। 99 एकम 99, 1 63 63, 99 एकम 99, 1 37 37। तो ये क्या आ गया आपका? 100 बटा में 99, 100 बटा में 99, ये आपका आंसर आ गया। बताओ आसान है कि नहीं है? क्या इन सवालों में कुछ है क्या? बताओ, कुछ भी नहीं है ना? कुछ है तो बताओ, ऐसे आसान आसान सवाल है, कर लोगे ना आप तो? चलो ठीक है। एक सवाल ये रहा, ये सवाल में क्या कह रहा है देखो, आपको भी दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? आपको है ना, आपको भी क्या है, प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी के लिए एक बार क्या करना है आपको कि इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? जो मैं करवा रहा हूं क्या है, देखो 11 क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। अब अगर 11 लिखा हुआ है, 0.11 प्लस 0.22, इंटू 3 को छोड़ देते हैं, है ना? इंटू 3 को छोड़ देते हैं, अपने सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर जो चीजें उनको सॉल्व करवा लें, बाद में अपने 3 से गुणा करवा देंगे, ठीक है ना? ठीक। अब देखो कि 0.11 11 पर बार था, और पहले हालांकि इसको 11 नहीं बोलते, इसको 0.11 बोलते हैं, ठीक है? तो अब एक बात यहां सुनना मेरी, क्या बात सुनना, कि 11 है, एक और एक और दोनों पे बार। तो एक बात बताओ, मैं 11 को रिपीट करूं चाहे मैं 1 को रिपीट करूं, बात तो एक ही है कि नहीं है? एक बात बताओ, पॉइंट के बाद बार का मतलब क्या? वो रिपीट हो रहा है, वो 11 रिपीट हो रहा है या वो 1 रिपीट हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ता है? बताओ मेरे को। एक सेकंड रुकना है ना, सॉरी, फोन क्या है ना, ऑन रखना पड़ता है, कई बार ऑफिस से कॉल आ जाती है इमरजेंसी, ठीक है ना? इतनी बात समझ गए? तो 1 को रिपीट करना पड़ता है, 11 को रिपीट करना पड़ता है, एक ही बात है वो तो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.1 पर बार और 0.2 पर बार, 0.1 पर बार और 0.2 पर बार। तो 22 को रिपीट कर लो चाहे 2 को रिपीट कर लो, बात तो एक ही है। हाँ ये होता ना कि 0.23 पर बार, फिर तो क्या होता है 0.232323, तब गड़बड़ हो जाती। अब 0.22 पर बार है चाहे 0.2 पर बार है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, 0.22222222, सेम सेम रिजल्ट आता है, ठीक है ना? चलिए
अब देखो, इसको अपने मिटा देते हैं यहां से। अब अपने क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक डिजिट पर बार है तो बटे में 9 लगा देंगे, एक डिजिट पर बार है तो अपॉन में 9 लगा देंगे। एक डिजिट पर बार है, जितने डिजिट पर बार है अपॉन में उतने 9 लगा दीजिए। अब देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, अगर बेस सेम है, अगर क्या है, बेस सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको सीधा 1 + 2 अपॉन में 9, है ना। 9 एलसीएम आ जाएगा आपका, ये आपका 3/9 और कितना आ गया, ये 1/3 आ गया। तो बच्चे ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लिया अपने, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 1/3, ये ब्रैकेट के अंदर आया, और इनटू में क्या पड़ा था, 3 पड़ा था। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। 1 इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। चलो, समझ में आ रही है बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी, जिनमें आवर्ती होती है उन आवर्ती वाले सवालों को कैसे उनकी हटाते हैं, उनका बार कैसे हटाते हैं, मैंने बार हटाना आपको सिखा दिया। क्लियर है इतनी बात ना, कर लोगे ना अब तो, चलिए ठीक है। अब देखो, दशमलव को भिन्न में बदलना हमने सीख लिया पहले। तो हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा, एक सेकेंड, हमने सीखा क्या, हमने सीख लिया कि, क्या सीख लिया कि अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है, अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसा बदला जाता है। अभी एक केस सीखा हमने, कौन सा केस सीखा हमने, अभी हमने एक केस सीखा है, कौन से वाला, अभी हमने एक केस सीखा है, कौन से वाला, क्या, जब दशमलव के बाद सारे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, मतलब 1.2, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 2 है तो 2 रिपीट हो रहा है, या 0.23 23 23 ऐसे। अभी तक हमने क्या नहीं सीखा, अभी तक हमने ऐसे सवाल नहीं सीखे जिसमें 0.2 फिर 37 37 37 37 37, ये सवाल नहीं सीखे जहां पर एक डिजिट को छोड़कर या 2 डिजिट को छोड़कर आगे की डिजिट रिपीट होती है, 37 37 37 37 ऐसा, ये हमने नहीं सीखा अभी। हमें अब ये सीखना है, बस 2 चीज सीखनी है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, बस इतना सा है। तो ये चीज हमने सीख चुकी है ना, कि यदि दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, ये केस हमने सीख लिया। हमने क्या नहीं सीखा, हमने क्या नहीं सीखा, हमने ये नहीं सीखा, क्या, कि यदि दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, सारों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, सिर्फ कुछ की पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, सभी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। जैसे केस है 0.235, 0.235, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये तो मैंने पूरा यहाँ पे समझाया है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिंपल तरीका बताता हूं मैं। देखो क्या, 0.235 वाला अपने केस उठा लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर 0.235 35 35 35 इस तरीके से आ रहा हो तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, 0.235 और 35 पर बार लगानी है आपको, 2 बार से बाहर रहेगा, 2 के ऊपर बार मत लगा देना। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं ना, सॉरी, अगर, एक सेकेंड, 0.235 है ना, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 0.235 तीनों पर बार, दोनों केस में क्या डिफरेंस है, पहले वाला केस ये कह रहा है कि 235 रिपीट हो रहा है, सिर्फ कौन रिपीट हो रहा है, सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है। दूसरा केस कह रहा है कि 235 235 235 235 ये सारे रिपीट हो रहे हैं। दोनों केस में ये फर्क है, इसका उत्तर अलग आएगा, इसका उत्तर अलग आएगा। तो इतनी बात समझ गए, एक बार बदलते ही थोड़ा, है ना, अपने सोचते हैं कि बार ही तो है, क्या ये, नहीं बार नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है ये। चलो इसको सॉल्व करें, चलिए ठीक है। तो वही चीज एक स्टेप बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेप बढ़ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। हमने क्या करते थे, वही संख्या को एज इट इज लिख देंगे, 235 है तो 235 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में क्या करते थे, अगली चीज, जितने डिजिट बार के अंदर हैं,
कितने डिजिट बार के अंदर हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा मिलेगा नोट्स में, आपके नोट्स में बकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। कुछ भी नोट्स मत बनाइए, नोट्स बने बनाए मिलेंगे आपको। तो मैंने क्या बताया, 3 5 के लिए मैंने यहाँ पे 2 बार 9 लगा दिया। यही है ना, अपने क्या करते थे, यही करते थे ना। अपने क्या करते थे, अगर 0.32 रिपीट हो रहा है तो क्या करते थे अपने, 32 के पॉइंट में 2 बार 9 लगा देते थे। क्यों, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो चलो वहां तो ठीक था, 2 डिजिट रिपीट होते थे, 3 होते थे तो 3 बार 9 लगा देते थे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने पे 9 लगा दिए। अब एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें, कौन सा स्टेप बढ़ जाता है इसमें, एक स्टेप ये बढ़ जाता है क्या, कि जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा सर उसका क्या करें, ये बताओ। जो रिपीट हो रहा है वो तो ठीक है, जो रिपीट नहीं हो रहा सर उसका क्या करें, ये बताओ ना। तो कौन रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 को यहां माइनस करो। क्या करो, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 को यहां माइनस करो, ठीक है। और अपॉन में एक 0 लगा दो। एक 0 की 2 0, देखो मैं बताता हूं कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, ऐसा एक डिजिट है, तो एक बार 0 लगा दो। क्या लगा दो, एक बार 0 लगा दो। और माइनस में क्या कर दो, यहाँ पर उस डिजिट को माइनस कर दो। क्या कर दो, उस डिजिट को माइनस कर दो और उसके लिए बटे में 0 लगा दो। हर में, है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है अंश, नीचे वाला हिस्सा होता है हर। अंश में से माइनस कर दो और हर में 0 लगा दो, ठीक है। चलो, तो ये 235 में से 2 गया तो ये कितना आया, 233 अपॉन में 990। अब आप एक काम करो, आप कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर के अंदर इसको डाल के देखो, 233 अपॉन में 990, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा आपको। क्या, जब भी अब अपने कैलकुलेटर में 233 में 990 का भाग करो, जैसे ही आप भाग करोगे आपको कैलकुलेटर दिखाएगा 0.235 35 35 35 और डैश डैश डैश। आपका कैलकुलेटर भी खत्म हो जाएगा। देख लो, अभी करके देख लो, वीडियो पॉज करके देखो, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। 233 में 990 का भाग करोगे तो ये आंसर आता है। तो समझे कि नहीं समझे बताओ। एक एग्जांपल और देता हूं मैं ना, एक एग्जांपल से कभी भी समझ में नहीं आता, हमेशा मेरी कोशिश रहती है 4 एग्जांपल देने की, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.15 और 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 15। और इस बार मैंने 3 पर बार लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, 3 पर बार लगा दिया, ठीक है। चलो, अब देखो 0.15 3 पर बार है, अब देखो सिर्फ 3 पर बार है, 15 पर बार नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लो, इसका मतलब है कि 15 है, फिर 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। क्लियर होगी इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, वही 153 लिखो अपॉन, अब बताओ कितने डिजिट पर बार है। आप कहोगे सर एक डिजिट पर बार है। कितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर। बार कितने डिजिट पर है बच्चे, बार एक अंक के ऊपर है, और बार कितने पे नहीं है, बिना बार के कितने अंक है, 2 अंक पे नहीं है ना। 3 पर है और 15 पे नहीं है, मतलब 1 5 पे नहीं है, 3 पे है, तो 2 अंकों पर नहीं है और 1 अंक पर है। तो जिस पर है उसके लिए 9 और जिन पर नहीं है उनके लिए 0। एक डिजिट पर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो उसके लिए 9 लगा दिया। कितने अंकों पर बार नहीं है, 2 अंकों पर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दिया, ठीक है। जितनों पर है उसके लिए 9, जितनों पर नहीं है उसके लिए 0। और माइनस क्या कर दिया, जिस पर बार नहीं थी, किस पर नहीं थी, 15 पे बार नहीं थी, तो यहाँ 15 माइनस कर दिया। वैसे इसको 15 नहीं बोलते, शुद्ध अगर मैं बात करूं मैं इसकी, है ना, गणित की, तो 1 5 बोलते हैं, पर ठीक है। बार किस पर नहीं है, 15 पे नहीं थी, 15 माइनस कर दिया मैंने। तो ये आपका आंसर आ गया 138 बटा में 900। 8 3 11 और 1 12, आगे आगे ये कट जाएगा, ठीक है। कैसे, 3 चौका 12, 3 छिका 18, ठीक है, 3 चौका 12, 3 छिका 18, और ये कितना आ गया 300, तो 40 बटा 300। कितना आ गया, 40 बटा में 300 आ गया। आप चाहे तो करके देख लो, चाहे तो करके देख लो, 46 में 300 का भाग दो, कैलकुलेटर पे करके देख लो। 300 का भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाया 0, 300 एकम 300, कितना आ गया 160, ठीक है। फिर भाग जाता नहीं है तो पॉइंट का 0 लगा दिया यहाँ पे, 305 305 305 1500,
कितना आया 100। फिर पॉइंट हटाया, सॉरी पॉइंट का 0, 300 तिया 900, कितना आया 100। फिर पॉइंट का 0, फिर 300 तिया 900, देखा कमाल। फिर कितना आया 100, फिर पॉइंट का 0, 300 तिया 900। अब 1000 में से 300 तिया 900, 300 तिया 900, 300 तिया 900, लगे रहो, है ना। तो इसको, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे डॉट आना था। ये आया कि नहीं आया, देखो ये 3 चलता रहेगा, कोई अंत नहीं है इसका। सीख ली दोनों बातें। एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, ठीक है। देखो कोई भी सवाल उठा लो, तुम्हारा मन करे वो उठा लो। मान लो 3 और 4, 4 पर बार है, ठीक है, 4 के ऊपर बार थी, 3 पे नहीं थी, ये पॉइंट था। या इसको थोड़ा सा अपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, 1.34, 1.34, 4 के ऊपर बार है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको तोड़ो, सबसे पहले तोड़ लो, पॉइंट की अलग कर लो, पॉइंट के दो हैं इधर वो अलग कर लो। तो अब अपने को क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है, उस एक को छोड़ दो एक बार, वो एक इसको सेफ रखो, ठीक है। चलो जी, 34 बटे में क्या करेंगे, एक डिजिट पर बार है, एक अंक पर बार है 9, ये वाला, और दूसरे डिजिट पर बार नहीं है। ऐसे कितने अंक जिन पर बार नहीं है, ऐसा एक डिजिट है तो 0, और अंश में से घटा देंगे किसको, जिस पर बार नहीं थी उसको। तो बच्चे कितना आ गया, 31 बटा में 90। अब एक को भूल मत जाना, एक था प्लस 31 बटा में 90, 90 एकम 90 और 31, 121 बटा में 90। अब आप एक काम करो, अपने कैलकुलेटर पर 121 में 90 का भाग देके देखो क्या मिलेगा आपको, 1.344444 ऐसे मिलेगा, पक्की बात है, देख लो चाहे आप करके, पक्का, ठीक है। चलो जी, कर लोगे अब तो, है ना। अब आप एक सवाल करना जो मैंने आपको यहां दिया था ना, कौन से वाला सवाल दिया था मैंने आपको, ये वाला सवाल दिया था, है ना। ये सवाल मैंने कहा था ना कि ये वाला एक सवाल आप करके देखना, छोटा सा सवाल था, कहाँ गया ये वाला सवाल। अब ये वाला सवाल आप करके देखना, आपको मजा आएगा। एक सवाल अब आपको करना है, आपको स्लाइड में मिल जाएगा, है ना, जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में ये सवाल दिया गया होगा, ठीक है जी, कर लोगे। बस ये आपका था कि दशमलव को अगर दशमलव दे रखे हैं तो कैसे बदला जाता है। तो अब मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूं, फिर इस क्लास को अपने खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या करवा दिया बच्चे, मैंने आपको करवा दिया अशांत दशमलव। अभी ये अपने देखते हैं अभी क्या है ना, परिमेय अपरिमेय या आसान है या कुछ भी नहीं। तो मैंने आपको ये चीज करवा दी, ठीक है। क्या 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 करवाया मैंने आपको करवा दिया कि यदि दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो तो क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं। एक एक स्टेप लिखा हुआ मैंने, देखो एक एक स्टेप लिखा हुआ, देखो ये रे, यदि दी गई है ना इस रूप में है तो अपने क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे पॉइंट वालों को, उसके बाद में दशमलव को हटाएंगे, हर में उतनी बार 9 लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ था, उतने शून्य लगाएंगे जिन पर बार नहीं लगा हुआ था, और जिन पर बार नहीं लगा हुआ था उस संख्या को घटा देंगे, ठीक है। आपका उत्तर आ जाएगा ना उत्तर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये वाला भी करवा दिया था, ठीक है। अगर सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। और अब एक चीज और देख लो, क्या, अशांत दशमलव को देख लिया आपने, शांत दशमलव को और देख लो, है ना। मैंने क्या बताया, दशमलव कितने तरीके के होते हैं बच्चे, दशमलव क्या होते हैं, दशमलव 2 तरीके के होते हैं ना, एक शांत और एक अशांत। अशांत में भी 2 होते हैं, एक तो आवर्ती होती है जिनकी, और दूसरे होते हैं जिनकी आवर्ती नहीं होती, अनावर्ती। तो अनावर्ती वालों की तो फ्रैक्शन बनती नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर P बटा Q है हमेशा आवर्ती होगी ही होगी, या तो शांति हो जाएगा, और अगर शांत नहीं हुआ तो आवर्ती होगी। तो इसको बना ही नहीं सकते, तो ये तो पढ़ना ही नहीं है अपने को, है ना, इसको तो अपने बना ही नहीं सकते, है ना, ठीक है ना, इसको अपने बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमें क्या पता 1.34792821 और ऐसे करके इसने क्या कर दिया, ये लिख दिया, लो कर लो। अब जब बार यही नहीं पता कि रिपीट कौन हो रहा है ना, हमें पता हो कि किस पर बार है उतने 9 लगाएं, किसी पर बार नहीं है उतने शून्य लगाएं, तब तो काम करें। हमें पता ही नहीं है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, तो अनावर्ती छोड़ दो, इसको अपने फ्रैक्शन में बदल नहीं सकते कभी भी। आवर्ती में मैंने आपको दोनों केस करवा दिए।
अगर क्या दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट हो रहे हो तो, है ना, और अगर कोई अंक छोड़कर फिर अंक रिपीट हो रहे हो तो भी करवा दिया मैंने। अब ये शांत वाला पढ़ लो, बस ये इसमें कुछ नहीं है, ये मेन था, ये करवा दिया मैंने। शांत वाले में तो कुछ भी नहीं है। शांत वाले में क्या होता है देखो, क्या कि एक मैंने लिखा 2.35, मैंने मान लो एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 2.35। अब बताओ पहले तो मुझे कि ये जो है 2.35 ये शांत है कि अशांत है? आगे डैश नहीं है ना, जब डैश नहीं है सर जी, तो डैश ही नहीं है सर, तो बताओ क्या है, ये शांत है ना। तो क्या लिखेंगे 2.35, ये शांत दशमलव है। क्लियर है इतनी बात? चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है आपको कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो बस बटे में 2 जीरो लगा देने हैं, खत्म सवाल। कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 235 बटा में 100। ये लो जी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3.7251, इसको बदलो भिन्न में, ये क्या है डेसिमल है, इसको क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है, पी बाई क्यू में बदलना है। इसको आपको किसमें बदलना है, पी बाई क्यू में बदलना है। पी बाई क्यू में कैसे बदलोगे, पी बाई क्यू में आप ऐसे बदलोगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बच्चे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो बटे में 4 बार जीरो लगा दो, है ना, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो क्या आएगा ये 37251, 37251 बटा में, ये आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा होता क्यों? देखो देखो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 2.35 लिख दिया, अब बटे में कुछ भी नहीं है तो एक है, बटे में कुछ भी नहीं है तो एक है इसका मतलब। अब देखो कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है बताओ, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट खत्म करने के लिए 100 का गुणा करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा? पॉइंट खत्म करना है तो 100 का गुणा करवाना पड़ेगा। लेकिन ये गणित पढ़ रहे हो आप, ये गणित है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी कर दोगे, जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप अगर ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि अंश में 100 का गुणा कर रहे हो तो हर में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 235 और नीचे क्या बन जाएगा, ये सेम चीज आ गई देखो, ठीक है ना। तो आप इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं बटे में उतने ही जीरो लगा दो, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है बात, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपने सीख लिया दशमलव क्या होते हैं और दशमलव को क्या, दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैंने आपको मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया क्या, शांत दशमलव को कैसे बदलते हैं। मैंने आपको बता दिया अशांत अगर है तो अशांत में 2 तरीके के होते हैं ना, आवृत्ति और अनावृत्ति। अनावृत्ति को तो बदला ही नहीं जा सकता क्योंकि उसमें कोई आवृत्ति नहीं हो रही, तो कैसे बदलेंगे भाई। आवृत्ति के मैंने दोनों केस करवा दिया आपको, है ना, दोनों केस करवा दिए कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, सभी अंकों की क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, और सभी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, मतलब एक आधा अंक छूट गया फिर रिपीट होना शुरू हुआ, फिर पुनरावृत्ति होनी शुरू हुई। दोनों केस मैंने आपको करवा दिए। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलें फिर, ये आपने कर ली, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो आपको 2 बातें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपने पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर अपने पढ़ लेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चे परिमेय संख्या क्या होती है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीधा सा बता देता हूं। जिस भी संख्या को p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूं। मैं आपसे पूछूं 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, अब आपको पता नहीं, है ना। तो अब बताओ 5 के बटा में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है कि नहीं है। 5 के बटा में अगर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, एक है कि नहीं है ना। तो 5 बटा 1, तो बताओ 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक अगर है, नंबर लाइन पे क्या होते हैं, संख्या रेखा पर दो ही चीज होती है ना, एक तो पूर्णांक होते हैं और एक क्या होते हैं, दशमलव। एक तो पूर्णांक होते हैं और एक क्या है, एक क्या होते हैं, एक दशमलव होते हैं। एक पूर्णांक होते हैं और एक क्या होते हैं, दशमलव होते हैं। तो बच्चे पूर्णांक क्या है, जो पूरे अंक हैं, माइनस है ना, जितने भी नेगेटिव वाले थे, जितने भी ऋणात्मक थे, शून्य था, धनात्मक थे, सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि कोई भी पूर्णांक ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, इन सभी को पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये सारे के सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है कि नहीं। आज हम समझेंगे कि क्या मतलब क्या है इसको लिखने का। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10, 12, 15, तो इनके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब इनके बटे में क्या है, इनके बटे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इनके बटे में 1 है। और अगर बटा में 1 है, यानी कि ये ऊपर वाला p हो गया और नीचे q हो गया, मतलब कि इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कोई भी पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर है, उसको अपने क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट निकालोगे कि सभी के सभी पूर्णांक जो होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सभी के सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी के सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आई बात समझ में, इतनी इतनी बात क्लियर होगी ना, पहली चीज। दूसरी चीज, पूर्णांक सभी के सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। अब देखो, पूर्णांक के अलावा नंबर लाइन पे क्या होता है, संख्या रेखा पे क्या होता है, पूर्णांक के अलावा संख्या होता है दशमलव। दशमलव में कितने तरीके से, एक तो शांत दशमलव होता है और एक क्या होता है, अशांत दशमलव। एक तो शांत दशमलव होता है और एक क्या होता है, अशांत दशमलव। अब मैंने आपको क्या सिखाया है क्या, कि शांत दशमलव को आप भिन्न में बदल सकते हो क्या, सिखाया कि नहीं सिखाया, अभी सिखाया ना मैंने। 2.35 2.35 है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनको आप क्या कर सकते हो, बटा में उतने जीरो लगा सकते हो। तो क्या आएगा, 235 बटा में 100 है। तो बताओ, क्या शांत दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है क्या, बस p बाई क्यू मतलब कुछ भी नहीं, भिन्न है। जिनको भिन्न में बदल सकते हो वो परिमेय है, जिनको नहीं बदल सकते वो अपरिमेय है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो आप इसको भिन्न में बदल सकते हो, कैसे बदलना है मैंने आपको सिखा दिया। तो बताओ, शांत दशमलव भी क्या है, शांत दशमलव पूर्णांक सारे के सारे, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये तो सारे के सारे पूर्णांक ही है ना। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं किसका भाग है, पूर्णांकों का ही भाग है ना, कल हमने पढ़ा था। एक से लेकर जितनी संख्याएं होती है वो सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो सारे पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक बदल सकता को बदला जा सकता है, शांत दशमलव जो है उनको भी बदला जा सकता है। अब बताओ, अशांत दशमलव में भी दो प्रकार के दशमलव होते हैं, आवृत्ति और अनावृत्ति। अरे क्या लिख दिया मैंने, आवृत्ति दोबारा लिख दिया, एक सेकंड रुको बस, अनावृत्ति। ठीक है, चलो। अब यार अनावृत्ति ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हो आप, चलो उसमें कोई मैटर नहीं करता ना, अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अब आवृत्ति को बदला जा सकता है क्या, अब इतना, अब आज की वीडियो में क्या पढ़ा, आज की वीडियो में यही तो पढ़ा है कि आवृत्ति दशमलव को कैसे बदलते हैं, जिस पे बार है उतने 9 लगा दो, बार नहीं है उन पे 0 लगा दो। तो यस, इनको भी भिन्न में बदला जा सकता है, भिन्न में बदला जा सकता है मतलब p बाई क्यू में बदला जा सकता है। ठीक है, भिन्न में बदलने का मतलब क्या है, p बाई क्यू में बदला जा सकता है। तो आवृत्ति अशांत दशमलव जो होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। अनावृत्ति अशांत दशमलव को बदला जा सकता है क्या, आप कहोगे सर बदलें कैसे, ये तो बताओ, ये कैसे बदलूं मैं, नहीं बदल सकते। क्यों, बार किस पे है पता ही नहीं है, पॉइंट के बाद कौन रिपीट हो रहा है पता ही नहीं है, कहां तक जाएगा पता ही नहीं है, क्या पैटर्न बन रहा है पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो जो अनावृत्ति अशांत दशमलव होती है, ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इनको p बाई क्यू मतलब इनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। समझ गए ना, परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। आज आपको समझ में आया कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता होता था, अब मुझे बहुत लेट जाके समझ में आया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो p बाई क्यू में q इज नॉट इक्वल टू 0,
इसका मतलब समझ लो P बटा Q है। अब एक बात बताओ, मैंने 15 के बटा में 0 लगा दिया, किसी भी संख्या के बटा में 0 लगा दो तो वो क्या होती है, वो अनडिफाइंड हो जाती है, वो अनंत हो जाती है, वो अनडिफाइंड है ना। उसका हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, वो क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 1 लगाओ 2 लगाओ कुछ भी लगाओ, बट 0 नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखो, परिमेय संख्या समझ में आ गया आपको। अब यहां पर कुछ एक फैक्ट देख लो, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार हमेशा शांत या आवृत्ति अशांत होता है। मैंने बता दिया ना परिमेय संख्या का मतलब क्या है। परिमेय संख्या का मतलब है P बटा Q, मतलब किसी में किसी का भाग दे रहे हो, और जब भी आप किसी में किसी का भाग दोगे तो मैंने क्या बताया, या तो वो शांत हो जाएगी, अगर वो शांत ना भी हुई ना, अगर वो अशांत भी रही तो उसकी आवृत्ति जरूर होगी। ठीक है, ये मैंने करवा दिया। 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों है बाबू? 0 के बटा में आप 0 को क्या लिख सकते हो, 0 बटा 5, तो 0 ही आएगा। 0 बटा 6, तो 0 ही आएगा। तो बताओ P बाई Q की फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? ऊपर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं होना चाहिए? 0 में 5 का भाग दो तो 5 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचा? 0, भाग चला गया। यही चीज मैं उल्टी लिखूं कि अंदर 5 और बाहर 0 लिखूं, 0 एकम 0, रिमाइंडर 5 बच गया, 0 दूना 0, रिमाइंडर 5 बच गया, 0 पंजा 0, रिमाइंडर 5 बच गया। क्या अंत है इसका? तो ये गलत है ना, बटा में 0 कभी नहीं होता, बटा में 0 कभी नहीं होता। तो ऊपर 0 है तो 0 को हमने a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है या P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि 0 क्या है सर। कर लोगे? चलो जी, बस खत्म क्लास। अपरिमेय संख्या क्या होती है मैंने बता दिया, है ना। अब देखो, अब एक दो फैक्ट इसके भी देख लो, जैसे आपने किसके देखे? परिमेय संख्याओं के देखे। कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब वर्गमूल तो सबका निकल सकता है, बट अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 4 क्या है? 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो 4 का रूट क्या निकल जाता है? 2 निकल जाता है। लेकिन क्या 3 का रूट निकलता है क्या? नहीं, रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, पॉइंटों में जाएगा, और जैसे ही वो पॉइंटों में जाएगा फिर वो कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं। ये क्लास शुरू जब उन्होंने करी थी मैंने तभी आपको बता दिया था कि रूट में जब भी किसी का पॉइंट निकालोगे तो वो जो दशमलव बनेंगे वो अनावृत्ति अशांत दशमलव बनेंगे। या तो रूट पूरा पूरा निकल जाए तब तो ठीक है ना। रूट 4, रूट 4 क्या है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका रूट निकल जाएगा पूरा पूरा, ये नहीं है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5, 5 का रूट नहीं निकलता, मतलब पूरा पूरा नहीं निकलता, ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो ये वाली सारी संख्याएं अपरिमेय है। पाई, अब मुझे बच्चे बहुत से पूछते हैं कि सर कि पाई का मान तो 22/7 होता है, आपको भी पता है 22/7 होता है, तो ये तो बन गया सर P बाई Q की फॉर्म में, तो मतलब ये तो क्या है? ये तो एक परिमेय संख्या है बच्चे। 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, बिकॉज ये P बाई Q की फॉर्म में है भाई, तो है ना परिमेय संख्या। बट पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? ये बात ऐसे हुई कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। पाई का मान होता है 3.14159265, और आगे कहां तक जाएगा पता नहीं। जितने भी ये मेमोरी गुरु होते हैं, है ना, आपने देखा होगा जिनको याद रहता है 40,000 डिजिट 50,000 डिजिट याद कर लेते हैं लोग, है ना, याद कर लेते हैं वो, तो उन्होंने याद कर रखी है। तो पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान ये होता है, और ये 1 4 5 ये अशांत है और अनावृत्ति है, अशांत भी है और अनावृत्ति भी है। इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। जब आप पाई का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये चलता रहेगा और आगे याद नहीं रहेगी। ठीक है ना, आगे कितने कहां तक जाएगी ये भी नहीं पता, और कोई कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता पाई की वैल्यू में। पाई की वैल्यू में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। जब पैटर्न ही फॉलो नहीं होता तो वो अनावृत्ति अशांत होगी, अनावृत्ति अशांत होगी मतलब उसको P बाई Q में नहीं बदला जा सकता, इसलिए वो अपरिमेय है। तो फिर 22/7 आज तक पढ़ते आए हैं वो बच्चे, 22/7 आज तक पढ़ते हैं ना, सही पढ़ते हैं, वो तुमने गलत नहीं पढ़ा। बट पता है क्या है? 22/7 एक माना हुआ मान है।
अब आपको मैं कहूँ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब उसको तुम ऐसे सोल्व करवाओगे 3.1415 कभी सोल्व नहीं करवा पाओगे, बहुत बड़े बड़े सवाल बन जाएंगे। इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया कि एक वैल्यू मान ली कि 22/, चलो पाई की वैल्यू आसानी के लिए भी काम आसान हो जाए इसलिए 22/7 मान लेते हैं, मान ली। तो 22/7 एक मानी हुई वैल्यू है। 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बस एक मान लिया कि ठीक है। तो 22/7 एक परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सारी की सारी वास्तविक होती हैं और इन्हें संख्या रेखा पर दिखाया सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक होती है, अपरिमेय संख्या काल्पनिक नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक ही होती हैं, नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं इनको। ठीक है ना, संख्या रेखा पर होती हैं ये। अब आप कहोगे सर ये कहाँ होती है, मैं बताऊं कहाँ होती है, देखो मैं बताता हूँ कहाँ होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से ये करूं, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना पाइथागोरस क्या होती है। ये एक है, ये 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये लंब है और ये आधार है। ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है। ये लंब है और ये आधार है, समझ गए, ये लंब है और ये आधार है। अब एक बात बताओ कि पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कहता है कि नहीं कहता। तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर बराबर कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया आपका √2। क्यों, 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये रूट हटा तो इस रूट ने यहाँ क्या लगा दिया, सॉरी स्क्वायर हटा, उस उधर स्क्वायर था तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया, तो ये कितना आ गया, √2 आ गया। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि अब आप सोचो कि एक नंबर लाइन है, मान लो अपने अपने क्या अपने कहाँ चलते हैं, अपने नंबर लाइन पे चलते हैं। ठीक है, अपने कहाँ चलते हैं, अपने अपने चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है, एक ये एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, ये एक नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पे अगर आप देखो तो ये कितना है, ये 1 है, 1, ये कितना है, 1, और मैंने 1 यहां बना दिया, ये भी 1 हो गया। तो बताओ ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना ना। ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी अभी निकाला ना कि जब क्या पाइथागोरस क्या कहता है, 1 1 है तो ये कितना आएगा, ये √2 आएगा, आएगा कि नहीं। अब एक बात बताओ कि इतना प्रकार खोल लो, इतना क्या खोल लो, इतना प्रकार खोल लो, और इतना प्रकार खोल के एक क्या बना दो, एक सर्कल बना दो, क्या बना दो, सर्कल बना दो। ठीक है, तो ये जो है ये रेडियस हुई क्या नहीं हुई, ये क्या है, ये √2 है ना, ये क्या है, ये रेडियस है, ये √2 है, तो ये भी क्या होगा, ये वाला, ये मैं बताऊं कौन सा वाला, अगर ये वाला हिस्सा √2 है ग्रीन वाला, तो ये वाला भी क्या होगा, √2 होगा कि नहीं होगा, ये वाला √2 होगा कि नहीं होगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या समान होती है। अरे ये तो बेसिक नॉलेज है ना यार, हालांकि ये करवाऊंगा मैं आगे जाके। ये वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है, हमेशा समान रहती है, तो ये भी √2 है। तो अगर ये √2 है तो मतलब ये नंबर लाइन पे है कि नहीं है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे है कि नहीं है, ये नंबर लाइन के ऊपर ही है, समझ गए ना। तो √2 क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी, लेकिन अपरिमेय संख्या को हमने कहाँ साबित कर दिया, हमने कहाँ प्रूव कर दिया, ये नंबर लाइन के ऊपर प्रूव कर दिया कि नंबर लाइन के ऊपर आती है नंबर, ये आई बात समझ में। चलो ये कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ध्यान रखना कि अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो वास्तविक होती हैं और वो नंबर लाइन के ऊपर ही होती हैं। ठीक है जी, चलो जी खत्म करें आज का सेशन। बस एक लास्ट चीज देख लो, वो भी कुछ सीखना नहीं है, जो सीखा वो देख लो। ये सीखा हमने, ठीक है, क्या सीखा हमने, अरे यार ये 1 मिनट रुकना, ठीक है, ये हमने सीख लिया, हाँ ये हमने सीख लिया क्या कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो आज की वीडियो को फिर यहीं खत्म करते हैं, एक 15-20 मिनट की वीडियो और बनेगी, उसमें आपको मैं छोटी मोटी चीज़ें कोई और बच गई होंगी तो वो करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए दोबारा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।